बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से सुपर फास्ट रिवीजन के तहत जो आपका कंपलसरी पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो इस विषय से मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें या रिसेंटली अपलोड पे आप जा कर के चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों, पार्ट आपका ये 4 है, इसके बाद एक और आएगा 5, उसके बाद आपका पूरी तरह से चीज़ें कवर हो जाएंगी। चूँकि इन चीज़ों को लिखना पड़ा तो समय काफ़ी गया, ठीक है, इसलिए वीडियोस इतनी लेट में अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ गठित आयोग एवं समितियाँ। तो यहाँ पर पहला है स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी हम देख लेते हैं। भारत में मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किसके द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ। तो भारत में मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ। फिर है दूसरा, मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में कैथोलिक धर्म का प्रसार करना था, यानी इस्लाम धर्म कह सकते हैं इनका उद्देश्य था। उसके बाद अगला पूछ सकता है, इसी क्रम में भारत में विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हुई थी। मतलब इस तरह से पूछेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और शायद 1601 में ये भारत में आई। और यहाँ पर 31 दिसंबर 1600 पूरी डेट दी हुई है स्थापना की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्न। फिर पूछ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था कौन था। चार्ल्स ग्रांट, ये जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू मुस्लिम अज्ञानता को दर्शाया है। पूछ सकता है कि हिंदू मुस्लिम जो पुस्तक है उसमें अज्ञानता को किसने दर्शाया। तो चार्ल्स ग्रांट ने दर्शाया है और उसके निवारण के लिए उन्होंने पंचमुखी योजना भी प्रस्तुत की है। फिर पूछ सकता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है। तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। फिर आगे है सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति में परिवर्तन के पश्चात उस शिक्षा की संस्थाएं स्थापित हुई। इसके अंतर्गत कई सारी थी जो कि अब आएगा आपके एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों में कुछ प्रश्न। तो इसमें पहला पूछ सकता है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में की गई। किसने की। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। यहाँ पर नाम छोटा सा दिया है, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कब की थी। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड है यहाँ पर सेकंड पूछ सकता है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई। किसने की। जोनायल डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कैसे भी प्रश्न पूछे किसने की, तो जोनायल डंकन ने। और कब की, तो 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। फिर पूछ सकता है आपसे प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो 1800 में कलकत्ता में की गई। आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला प्रश्न, अंत में सन 18। फिर पूछ सकता है कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। जितने भी ये स्थापना है कॉलेज हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनसे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे ये 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजनाएं कुछ आई, जिसमें पहला था विद्या मंदिर योजना। पूछ सकता है विद्या मंदिर योजना का निर्माण कब किया गया। तो 1938 से 39 के बीच में विद्या मंदिर योजना का निर्माण किया गया। किसने किया। तो रविशंकर शुक्ल ने इसका निर्माण किया, जिसमें 80 विद्यालय खोले गए। अगला है वॉलंटरी स्कूल योजना कब आई।
तो 1938 में वॉलंटरी स्कूल योजना आई, बम्बई प्रांत में इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। फिर आया बेसिक शिक्षा योजना। पूछ सकता है बेसिक शिक्षा योजना किसके द्वारा लाई गई, तो महात्मा गांधी द्वारा सन 1937 में बेसिक शिक्षा योजना लाई गई। बेसिक शिक्षा योजना के अन्य नाम भी हैं बुनियादी शिक्षा, नई तालीम। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा की, तो बेसिक शिक्षा योजना में बच्चों को श्रम से प्रेम, हस्तशिल्प की शिक्षा तथा धर्म, दर्शन व विज्ञान की शिक्षा देने की बात कही जाती है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना का कार्यान्वयन या संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछ सकता है। तो वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना का संचालन राज्यवार किया जाता है, यानी प्रत्येक राज्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन करता है। यह परियोजना 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर पूछ सकता है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना कब आई, ये पूछ सकता है। तो 1944 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट के द्वारा ही इस योजना को लाया गया 1944 में, जो कि तत्कालीन भारत में शिक्षा सलाहकार थे। ठीक है, इनके नाम पर ही सार्जेंट योजना आई। तो इस तरह से प्रश्न कैसे भी पूछे आप बता सकते हैं। फिर सबसे बड़ा जो आया 1813 का आज्ञापत्र सबसे बड़ा विवाद रहा। पूछ सकता है कि किस आज्ञापत्र द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ, तो 1813 के आज्ञापत्र से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। 1813 का आज्ञापत्र किस धारा के अंतर्गत आया, तो धारा 43 के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसमें और कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो पूछ सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का पुनरावर्तन कितने वर्ष के पश्चात होता था, तो 20 वर्ष पश्चात पुनरावर्तन होता था। इस उद्देश्य से 1813 में संसद समक्ष का एक आज्ञापत्र भी रखा गया, जिसे हम 1813 के आज्ञापत्र के नाम से जानते। तो 1813 के आज्ञापत्र की बात करें तो यह धारा 43 में वर्णित है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख विवाद के कारण थे। पूछ सकता है कौन कौन से कारण थे, तो पहला है 1 लाख की राशि का व्यय किस प्रकार हो। दूसरा था विवाद भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए। और तीसरा था साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। तो ये 3 मुख्य कारण थे 1813 के विवाद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह विवाद 1813 से 1834 तक चला। ठीक है, उसके बाद अंत में 1835 में लोक शिक्षा मंत्री ने दोनों दलों के विचारों को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के सम्मुख निर्णयावार प्रस्तुत किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया मैकाले का विवरण। कई बार पूछता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र या प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया, तो 1835 में 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया। पूछ सकता है लॉर्ड मैकाले ने कब भारत को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कब उनको नियुक्त किया गया, तो 10 जून 1834 में उनको नियुक्त किया गया था। और प्रतिवेदन जो दिया गया वो 1835 में दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये पूछ सकता है कब नियुक्त किया गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रतिवेदन तो मैंने बताया 2 फरवरी 1835 में प्रस्तुत किया। फिर उन्हें कई सारी बातें बताई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने 1813 के आज्ञापत्र में वर्णित 1 लाख रुपए भारतीय विद्वान व साहित्य का आशय स्पष्ट करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को बुलाया था और उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, यह अपेक्षा की कि वे इन सभी मदों पर स्पष्टीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये जो 1813 का आज्ञापत्र था, इन पर लॉर्ड मैकाले ने ही अपना प्रतिवेदन दिया। तो यहाँ पर इनका क्या प्रतिवेदन था। मैकाले जो थे ये अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक थे। पूछ सकता है कि मैकाले किस साहित्य के घोर समर्थक थे या किसको प्रमुखता देते थे, किस भाषा को, तो अंग्रेजी साहित्य को। ठीक है, यह घोर समर्थक थे। ठीक है, प्रकांड विद्वान तथा एक
कुशल वक्ता भी थे। आगे दिया है, अतः सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया। धारा 43 किसके अंतर्गत आती है? 1813 के आज्ञापत्र का वर्णन धारा 43 में किया गया है, इसीलिए इन्होंने इसका गहनता से अध्ययन किया। इसके पश्चात क्या हुआ? 2 फरवरी 1835 को बेंटिक के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैकाले द्वारा 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 की व्याख्या इस प्रकार है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में लेकर के बात कर रहे हैं। आगे की जो चीज़ें होंगी उसमें हम शॉर्टली बात करेंगे। इनसे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रखा। तो यहाँ पर इन्होंने साहित्य शब्द से आशय बताया। जो 3 विवाद थे, पहला क्या था कि पहला तो मैंने अभी बताया ही था आपको। जो पहला प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वो 1 लाख रुपए का था, और दूसरे की बात करें तो दूसरा जो था वो भारतीय विज्ञान के अंतर्गत किसको रखा जाए, किन विद्वानों को। तीसरा साहित्य शब्द का आशय। तो इन्होंने साहित्य शब्द से आशय बताया कि अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ना कि केवल अरबी और फारसी साहित्य। इनका मानना था क्योंकि ये अंग्रेजी के समर्थक थे तो ये अंग्रेजी को महत्ता देते थे। इनका कहना था सिर्फ अरबी और फारसी ही साहित्य नहीं रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा। उसके बाद भारतीय विद्वान से आशय किन किन विद्वानों को रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि भारतीय विद्वानों में केवल लॉक व मिल्टन के दर्शन तथा कविता से संबंधित चीजें हों, अर्थात पाश्चात्य विद्वान हों, यानी जो आपके जो आपके वेस्टर्न कल्चर से संबंधित थे उनको रखा जाए। इन्होंने बताया प्राचीन चीज़ों को इन्होंने मान्यता नहीं दी। ठीक है। उसके बाद आगे आया 1 लाख रुपए का सवाल। अब इन्होंने कहा कि कंपनी का अधिकार मानते हुए वह जिस पर चाहे खर्च कर सकती है 1 लाख रुपए। तो इतनी 3 चीज़ें मैकाले ने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत की। 1813 की जो चीज़ें थी धारा 43 के अंतर्गत इन्होंने 2 फरवरी 1835 में ये सारी चीज़ें लिखी। तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछ सकते हैं कि साहित्य शब्द से क्या आशय बताया। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से, तो आप इसका उत्तर दे सकें। फिर आगे दे सकता है निस्पंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यह लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था, एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत और अरबी का साहित्य है। ये बहुत ही पॉपुलर था, तो ये कथन पूछ सकता है किसने दिया है, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया है। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा संस्कृतियाँ जो थी, पहला है 1813 का आज्ञापत्र। इसमें हम प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के जन्म के बारे में समझे। मैकाले का विवरण 2 फरवरी 1835 को आया, जिसमें इन्होंने निस्पंदन या छनाई का सिद्धांत दिया। क्या था सिद्धांत? समाज के उन वर्गों को, यानी जो उच्च वर्ग से थे, अमीर वर्ग से थे, में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छन छन कर पहुँचेगी। कहने का मतलब है इन्होंने कहा कि भैया उच्च वर्ग को शिक्षित करो, और ये जो है जो उच्च वर्ग से थे उनके पास पैसे रुपए भी थे, जिससे शिक्षा का व्यय भी ज़्यादा नहीं आना था। ठीक है। और उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग को शिक्षित करेगा, यानी इन्हीं से जो अध्यापक या टीचर बनेंगे वह अन्य वर्ग को शिक्षित करेंगे। तो यही इनका छनाई का सिद्धांत था जो मैंने बताया। आगे देखेंगे। फिर है लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान। पूछ सकता है कि लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान क्या रहा, कब इन्होंने अपना विवरण प्रकाशित किया, तो 24 नवंबर 1939 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। इनके द्वारा ही 1839 में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ। पूछ सकता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ, तो 1839 में प्राच्य पाश्चात्य का विवाद का अंत हुआ। किसके योगदान से हुआ, तो लॉर्ड ऑकलैंड के योगदान से हुआ। कब हुआ, तो 24 नवंबर 1939। आगे देखेंगे। फिर पूछ सकता है वुड का घोषणा पत्र किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, तो सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 में जो है सर चार्ल्स वुड ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। फिर आया हंटर आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से किसे जाना जाता है, ये प्रश्न पूछता है। तो हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा के आयोग के नाम से जाना जाता है। यह हंटर कमीशन पूछ सकता है का अन्य नाम क्या है, तो भारतीय शिक्षा आयोग इसका अन्य नाम है।
पूछ सकता है हंटर कमीशन का गठन कब किया गया, तो 1800 यहाँ पर 82 यानी 82 में जो है इसका गठन किया। किसने किया, तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही यानी इन्हीं के नाम पर हंटर आयोग जाना जाता है। तो 1882 में सर विलियम हंटर ने भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन या हंटर आयोग का गठन किया। फिर लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, ये भी है। आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। फिर आया लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, क्या थी, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जाता है। 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की। पूछ सकता है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो 1901 में हुआ। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। फिर आया लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की, तो भारतीय विश्वविद्यालय का आयोग 20 जनवरी 1902 में किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं उनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अतः भारतीय विश्वविद्यालय 1904 के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, गोखले विधेयक पूछ लेता है कब पास किया गया, तो गोखले विधेयक जो है 16 मार्च 1911 को पास किया गया। किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर हटार्गो समिति पूछ लेता है किसने गठित की, तो 1929 में सर फिलिप हटॉर्ग ने इसका गठन किया। इन्हीं के नाम पर ही हटॉर्ग समिति का गठन हुआ, क्योंकि इनका नाम ही था सर फिलिप हटॉर्ग। इन्हीं की अध्यक्षता में 1929 में इसका गठन किया गया। फिर आगे है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष 1948 से 49 के बीच में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना की। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आया माध्यमिक शिक्षा आयोग। 1952 से 53 तक के बीच का युग जो था वो माध्यमिक शिक्षा आयोग का था। 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 23 सितंबर 1952 को। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार जी थे। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पूछ सकता है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार किस आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो मुदालियार आयोग। या पूछ सकता है मुदालियार आयोग का अन्य नाम, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। पूछ सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1952। या मुदालियार आयोग का गठन कब किया गया, तो 1952 से 3 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। फिर पूछा है शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन किसके द्वारा आयोजित हुआ, तो भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी थे, इसीलिए इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग पड़ा। जितनी चीज़ें थी आयोग से संबंधित वो मैंने बता दी है। तो पूछ सकता है कोठारी आयोग के अन्य नामों में, इसे हम शिक्षा आयोग के नाम से, कोठारी आयोग के नाम से या कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। 14 जुलाई 1964 में DS कोठारी ने इसका गठन किया, यानी दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था, इन्होंने इसका गठन किया। आगे बढ़ते हैं और देखते कुछ और चीजें। फिर आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई, ये पूछ सकता है, तो 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है वो दूसरी थी। 1968 में संशोधन के बाद 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। फिर आगे दिया है आचार्य राममूर्ति कमेटी कब गठित की गई, तो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन तत्कालीन भारत सरकार ने 7 मई 1990 को प्रस्तुत किया और 26 दिसंबर 1990 को यह गठित हो गई। ठीक है, इतनी चीजें थी आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में। फिर है संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 का अन्य नाम क्या है, तो इसे हम जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से जानते हैं।
यह 1986 का संशोधित रूप है। पूछ सकता है प्रश्न में, 1986 का संशोधित रूप है। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित रूप कौन सा है? तो 1992। पूछ सकता है 1992 का गठन किसने किया? तो जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा इसका गठन किया गया। उसके बाद आया यशपाल समिति। यशपाल समिति की बात करें तो 1992 से 93 के बीच में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन किया गया। तो ये इन्हीं की अध्यक्षता थी, तो इसी के नाम पर यशपाल समिति आई 1992 से 93 के बीच। 15 जुलाई 1993 को कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, ये पूछ सकता है। फिर आया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF, तो 2005 में NCF आया, ठीक है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षा की बात करें तो ये 2009 में आया। इतनी चीजें थी। कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओरली हम चीजों को बता देंगे क्योंकि लिखने का समय नहीं मिल पाया, ठीक है। पूछ सकता है बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई, ठीक है। डेट आप लिख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई। भारत में कब की गई? तो भारत में यह 11 दिसंबर और 1992 में इसे अंगीकृत किया गया। भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा जो थी वो 20 नवंबर 1989 को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 1992 में अंगीकृत किया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान था। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय बाल नीति कब आई? भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण के लिए यह नीति बनाई। फिर आया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान के तहत जोड़ा गया? तो 46वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और यह अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो 21 का के अंतर्गत इसे जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs को लेकर के बात करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।